हे किड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं बच्चे? संडे मिल गया, पढ़ाई अच्छे से कर ली। आज मैंने आप लोगों से कुछ कहा था कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम अभी तक हमने जो भी पढ़ा और अब तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़े हैं नॉन कॉर्डेट्स। और हम सारे ही नॉन कॉर्डेटा संघ के या नॉन कॉर्डेट में जितने भी संघ आते हैं हम वो सारे कवर कर चुके हैं। तो नॉन कॉर्डेट संघ के ऊपर बेटा आज हमारा प्रश्न उत्तर राउंड है। ठीक है, आज हम खेलने वाले हैं केबीसी, के बहिल करोड़पति। यहाँ देखते हैं बच्चों ने कितनी पढ़ाई की है। जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी। यस, फास्ट। जल्दी आओ बच्चों, आगे। प्राणी जगत में काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उस प्राणी जगत में हमने लेकर के पहले हमने पढ़ा वर्गीकरण का आधार, फिर हमने बच्चा पढ़ा वर्गीकरण के आधार के बाद सारे संघों के नाम मैंने आपको पहले तो क्रम में याद करने के लिए कहा था। प्रत्येक संघ को हमने डिटेल में पढ़ा और प्रत्येक संघ के क्या क्या विशिष्ट लक्षण थे वो याद करना बहुत ज़रूरी था, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज है बेटा अपना प्रश्न उत्तर राउंड, जिसमें मैंने कुछ प्रश्नों को चुन करके आपके सामने रखा है। ये प्रश्न बेटा इस चैप्टर से मैं बार बार कहती हूँ कि 3 से 4 प्रश्न आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। कॉर्डेटा से थोड़े से जो प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न जो आपका संघ कॉर्डेटा से बनेगा वो हम कॉर्डेटा होने के बाद करेंगे। फिलहाल आज हमने नॉन कॉर्डेटा सेक्शन पर पूरा प्रश्न उत्तर राउंड रखा है, क्विज रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जो जानना आपके लिए ज़रूरी है वो ये कि मैं कौन हूँ। आई एम डॉक्टर प्रियंका मिश्रा। मेरी डिग्रीज, मेरा अनुभव और मैं कितने साल से क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या कर चुकी हूँ, सब लिखा है, जितना लिख सकती थी एक स्लाइड में। ठीक है, और आपको जैसा कि पता है बेटा कि आप लोगों के लिए हमारे वीआईपी कोर्स स्टार्ट हो चुका है 27 जनवरी से, जो कि अभी रनिंग में है। आप बच्चे जिसको नीट 2022 में फोड़ना है और उसके लिए उनको लगता है कि हम आपके लिए सहायक हो सकते हैं, तो आप लोग बेटा इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। क्या है ऐसा इस कोर्स में जो कि आपके सामान्य कोर्स में या जो आपकी यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही हैं या ऐप पर जो क्लासेस चल रही हैं उसमें नहीं है? तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी 1000 घंटे क्लासेस चलेंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, जिसमें आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स दिया जाएगा कि कौन सा टीचर आपको कौन से अध्याय किस क्रम में पढ़ाने वाला है और क्यों। प्रत्येक अध्याय का आपके नीट के एग्जाम में क्या वेटेज है, वहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, आपको बताया जाएगा। ये बेटा आपकी फैकल्टीज़ हैं जो आपको वहाँ पे पढ़ाने वाली हैं। इनके दर्शन करो, हाथ जोड़ो, पैर छुओ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनका आशीर्वाद ले करके। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था प्रत्येक संडे आपके टेस्ट हुआ करेंगे, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि आपकी जो पढ़ाई हो रही है वो सही दिशा में हो रही है, आपको कितना और पढ़ने की ज़रूरत है, कितना और आपको अपनी पढ़ाई का जो आपका स्केड्यूल है उसमें सुधार की ज़रूरत है। लाइव इंटरेक्शन का बच्चा आपको मौका मिल रहा है आपके टीचर्स के साथ। आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं क्लास के दौरान ही, हाथों हाथ आपके डाउट्स सारे क्लियर किए जाएंगे। और बेटा आपको समय समय पर गाइड किया जाएगा आपके टीचर्स के द्वारा, आपको मोटिवेट किया जाएगा जिससे कि आपकी हिम्मत टूटे ना, उल्टा दुगनी हो। ठीक है, बच्चों ने पूछा था मैम इस कोर्स की फ़ीस क्या है, तो बेटा इस कोर्स की फ़ीस है मात्र 7000 रुपये, जिसमें आपका 11th और 12th दोनों साल का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। इसमें आपका भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान तीनों सम्मिलित हैं। ठीक है, और इसमें बेटा 7000 में हम एक कूपन कोड अगर लगाते हैं नीट 22। क्यों नीट 22? क्योंकि हम 2022 में इस एग्ज़ाम को फोड़ने वाले हैं। तो आपकी बेटा ये जो फ़ीस है ये 7000 से घट के कितनी रह जाएगी? मात्र 6000 रुपये रह जाएगी। ठीक है, पीछे मैं क्योंकि बैठी हुई हूँ तो हो सकता है आपको 60 या 600 दिखाई दे, तो इस भ्रम में मत आ जाना कि आपको 60 रुपये में हम ये कोर्स देने वाले हैं। हाँ, लेकिन 6000 भी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, इतनी तो अपनी पॉकेट मनी होती है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। अगर आपको बेटा इस कोर्स के संबंध में कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं, या आप कमेंट कर कर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं बेटा, तो जो बच्चे ऐप पर भी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके सामने एक पोल आया होगा कि क्या आप इस नीट 2022 के वीआईपी कोर्स से जुड़ने में रुचि रखते हैं, हाँ या नहीं। अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कैसे आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं। प्ले स्टोर पर जाकर बच्चा आपने डाउटनट नाम से ऐप है उसको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपके सामने लाइव क्लास का ऑप्शन दिखेगा, जिस पे क्लिक करके आप नीट 2022 लाइव क्लास ब्रैकेट में हिंदी माध्यम, इसको बेटा सेलेक्ट करना मत भूलना, वरना इंग्लिश माध्यम की अगर क्लास अटेंड कर ली तो सब सर के 2 फीट ऊपर से निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस कोर्स से जब आप बेटा जुड़ने के लिए आगे क्लिक करेंगे तो हमने आपको बताया इसकी फ़ीस, जो कि कूपन कोड लगा के आप 6,000 कर सकते हैं। उसमें बेटा आपको विकल्प रहेगा कि आप इसको किश्तों में भी भर सकते हैं, 2,000 रुपये प्रति माह की किश्त में भी आप इसको भर सकते हैं। आप उसको बेटा चुन करके, उस विकल्प को, किश्तों वाले विकल्प को चुन करके इससे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कूपन कोड एंट्री करने का विकल्प दिखेगा, जहाँ पर आप नीट 22 अप्लाई करेंगे और आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस तरीके से फीस भरने का जो भी तरीका है वो आपको आपके सामने दिखा दिया जाएगा। आप पेटीएम से, डेबिट कार्ड से, गूगल पे, किसी से भी आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। हमने पढ़ा वर्गीकरण का आधार, किस आधार पर प्राणी जगत का 11 संघों में विभाजन किया गया है। ये वो बेटा आधार हैं। संगठन का स्तर क्या है, जन्म स्तर की संख्या के आधार पर कितनी जन्म स्तर संख्या है, सम्मिति कैसी पाई जाती, देह प्रारूप कैसा है, देह गुहा कैसी, खंडी भवन है या नहीं है, अगर है तो वास्तविक है या कूट है, और बेटा नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, ये हमने सारे पॉइंट पढ़े थे। फिर बेटा मैंने आपको सारे ये बताए थे, 1 से लेकर के 11 आपको संघों के नाम एक सही क्रम में याद रहने चाहिए। इससे आपका वर्गीकरण का आधार याद करना आपको आसान हो जाएगा। आज बेटा इन्हीं 10 संघों तक, क्योंकि हम हेमी क्वाड्रेटा तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन्हीं 10 संघों से बेटा आज मैं आपके लिए प्रश्न उत्तर लेकर के आई हूँ। पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना लिख सकते हैं प्रश्न जो भी आपका है। तो एक बच्चे ने पूछा है वहाँ पर कि मैम हमें कौन सी बुक से क्वेश्चंस का अभ्यास करना चाहिए। तो वैसे तो मैं अपनी क्लास के दौरान बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे ने पूछा है तो बताना मेरा फिर से फ़र्ज़ बनता है कि बेटा हिंदी माध्यम में मार्केट में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें आपकी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स नाम से एक बुक चलती है, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आती है, और इसको इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी सजेस्ट किया जाता है, और बेटा इसको हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी सजेस्ट किया जाता है। फ़िलहाल मार्केट में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी इससे ज़्यादा अच्छी बुक कोई दूसरी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मैं फिर आपको बताना चाहूँगी कि जो बच्चे अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, उन्हें मैं बता दूँ कि अगर आप बेटा कोई भी बुक खरीदते हैं, ऑलमोस्ट मार्केट में जितनी भी किताबें अवेलेबल हैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम की हो, चाहे वो हिंदी माध्यम की हो, उन सभी के बेटा वीडियो सोल्यूशन हमारे ऐप पर अपलोडेड हैं। अगर आप एमटीजी फिंगर टिप्स भी करते हैं और किसी प्रश्न में फंसते हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का बेटा वीडियो सोल्यूशन हमारे ऐप पर आपके लिए उपलब्ध है, और वो भी फ्री में। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी हमारे ऐप का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा प्रश्न बेटा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तीसरा प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
चौथा प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नंबर डालती रहती हूँ ना साथ साथ। 5वां प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वैसे तो मैंने इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको वैसे ही प्रैक्टिस कराए हुए हैं, लेकिन ये मैं एक साथ लेकर के आ गई सारे, जिससे कि आपको कभी बाद में सहायता की मतलब आवश्यकता पड़े तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा सही है निम्न में से? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर। नंबर मैं साथ ही साथ लिख रही हूँ। यह आपका 9वां प्रश्न है। अगला प्रश्न बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न मैंने पहले ही बताया था, आज की क्लास में सिर्फ प्रश्न उत्तर रहेंगे। कल से हम कॉर्डेटा स्टार्ट करेंगे। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे। ये था अपना 16 ना। अगला प्रश्न 17। अगला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे प्रश्न। अब बेटा इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 3 प्रश्नों में हमने नंबर नहीं लिखे थे, वो भी लिख लेते हैं। पहला बेटा जो प्रश्न था वो ये था, द्विपार्श्व सममिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, मतलब आपको गलत कथन का चयन करना है। शरीर को केवल एक तल द्वारा ही दो समान भागों में विभक्त किया जा सकता है। सही बात है, एक ही तल से आप शरीर को दो समान भागों में विभक्त कर सकते हैं, तो बेटा हम इसको क्या बोलेंगे, द्विपार्श्व सममिति दर्शा रहे हैं। अगला जो इसका विकल्प है वो ये कि ऐसे जीव जो द्विपार्श्व सममिति दर्शाते हैं उनके शरीर में युग्मित अंग होते हैं जो केंद्रीय अक्ष के दोनों तरफ होते हैं। बिल्कुल सही बात कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे केस में देखें तो हम बाहरी रूप से तो युग्मित ही है ना। ठीक है, जो दाईं ओर है वही बाईं ओर है, तभी तो हम द्विपार्श्व सममिति दर्शा पाएंगे। अगला प्रश्न जो है, अगला जो विकल्प है इसमें बेटा वो ये सभी अकशेरुकी तथा कुछ कशेरुकियों में पाई जाती है। ये गलत है बेटा। सभी अकशेरुकी सिर्फ और सिर्फ द्विपार्श्व सममिति नहीं दर्शाते हैं। जो निम्न अकशेरुकी हैं जिसमें आपके स्पंज वगैरह आ जाते हैं, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है, ये या तो अरीय सममिति दर्शाते हैं या ये असम्मिति होते हैं। ठीक है, मकड़ी केकड़े बेटा ये उदाहरण है आपके आर्थ्रोपोडा के, तो ये भी सही है, ये भी द्विपार्श्व सममिति दर्शाते हैं। क्योंकि बेटा आपको गलत या असत्य कथन का चयन करना था, तो उस हिसाब से आपका सी विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। दूसरा प्रश्न था, द्विकोरिक और त्रिकोरिक वे शब्द हैं जो बताते हैं। तो बताया था भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान कितनी जर्म स्तर हैं ये बताती हैं, वो द्विकोरिक होंगे या त्रिकोरिक होंगे। अगर जर्म स्तर 2 हैं, बाह्य चर्म और अंतः चर्म, तो होंगे द्विकोरिक। अगर 3 है तो बेटा होंगे वो त्रिकोरिक। तो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान इन्वेजिनेशन की संख्या, सिरों की संख्या, जर्मिनल स्तरों की संख्या और कोशिका प्रकार की संख्या, आपका सही विकल्प होगा सी। चलिए, तो
तीसरा प्रश्न जो था बेटा वो आपका था, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। इसमें दो कथन है। पहला, सभी त्रिकोरिक प्राणी प्रगुहिक होते हैं। गलत बात। सभी त्रिकोरिक प्राणी या तो अगुह्य होंगे या कूटगुह्य होंगे या प्रगुह्य होंगे, है ना, तो ये गलत हो गया। उनमें कूट गुहा पाई जाती है। प्रगोइक में पहले तो वास्तविक गुहा पाई जाती है। वो वास्तविक गुहा भी कैसे बनी है इसके आधार पे हमने फिर से डिवाइड किया था, शाइजो एंटेरोसिलोम और शाइजोसिलोम, है ना। तो ये बेटा आपके दोनों ही कथन असत्य हैं, तो आपका सही विकल्प क्या होगा, डी। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो सही सुमेलित अरीय समिति सिलेंट्रेट दर्शाते हैं। प्रागोइक एस्केलमेंथिस नहीं होते हैं, एस्केलमेंथिस कूटगुह्य होते हैं, याद करो। विखंडावस्था बेटा मोलस्का में नहीं देखने को मिलती है। और त्रिकोरिक स्पंज नहीं होते हैं, स्पंज होते हैं द्विकोरिक। तो आपका इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न बेटा जो आपकी स्क्रीन पर था वो ये, आपको सही सुमेल को चुनना है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सही सुमेलित है। तो द्विकोरिक में आपके पॉरीफेरा सिलेंट्रेट आते हैं, टीनोफोरा भी आता है। त्रिकोरिक में आपके प्लेटिलमेंथस से रज्जुकी तक आते हैं। अगुही में आपके पॉरीफेरा सिलेंट्रेट्स प्लेटिलमेंथस आते हैं। कूट में आपका एस्केलमेंथस और प्रगुहा में, ठीक है। तो सारे के सारे बेटा सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं, आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला बेटा प्रश्न देखते हैं, कौन एक संघ व उसके तीन उदाहरणों का सुमेल है। उदाहरण मैंने कहा था आपको याद होने चाहिए सारे। तो पॉरीफेरा में आपका स्पॉन्जिला है, यूप्लेक्टिला है, पेनिट्यूला नहीं है, ये गलत है, ये दोनों सही हैं। निडेरिया में आपका बोनेलिया, हमने ऐसा नहीं पढ़ा, हमने ओबेलिया और ऑरेलिया पढ़ा है, फाइसेलिया ठीक है, ऑरेलिया ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। प्लेटिलमेंथस है, प्लेनेरिया सही है, साइक्लोस्टोमा ये हो गया बेटा आपका शिस्टोसोमा, ठीक है, शिस्टोसोमा, जिसमें याद करो बताया था नर और मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन नर अपने ही अंदर एक नाल बना करके मादा को रखता है, ठीक है। एंटेरोबियस इसका उदाहरण नहीं है, जबकि मोलस्का में लॉलिगो, टोरेडो और ऑक्टोपस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न बेटा देखते हैं, नेरीज, बिच्छू, कॉकरोच और सिल्वर फिश, इनके बारे में क्या सही है बेटा। इन सभी में पृष्ठ हृदय होता है। याद करो मैंने आपको बताया था कि हमारे केस में हमारा तंत्रिका तंत्र कहाँ है, शरीर के पृष्ठ भाग में, जबकि हमारा हृदय कहाँ है बेटा, शरीर के अधर भाग में, अग्र भाग में, आगे की तरफ, ठीक है, अधर। जबकि अकशेरुकियों में उल्टा होता है, उनका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो शरीर के अधर भाग में, जबकि उनका हृदय शरीर के पृष्ठ भाग में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे याद करने की। तो ये क्योंकि नेरीज, बिच्छू, कॉकरोच और सिल्वरफिश सारे के सारे क्या हैं, अकशेरुकी हैं, तो इन सभी अकशेरुकी या इनको हम बोलेंगे अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, इनको हम लिखेंगे अरज्जुकी। और इन सभी में इनका हृदय कहाँ होगा, पृष्ठ हृदय पे होगा, सही बात है। कोई भी जलीय नहीं है, गलत हो गया। सभी समान संघ से संबंधित तो बिल्कुल भी नहीं है। और सब में संयुक्त युग्मित उपांग नहीं होते, नहीं बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। सब में संयुक्त युग्मित उपांग कौन से संघ के सदस्य में होते हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा में होते हैं। किस में होते हैं, आर्थ्रोपोडा में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा आपकी स्क्रीन पर जो था, द्विपार्श्व समिति, विखंडी खंडीवन, प्रगुहा एवं खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। द्विपार्श्व समिति मतलब हम बात कर रहे हैं प्लेटियलमेंथस से आगे की, ठीक है। विखंडी खंडीभवन, जैसे ही खंडीभवन पे बात आती है तो हमारे पास तीन ही रह जाते हैं बेटा, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ठीक है। प्रगुह्य भी है ये भी तीनों सही हैं। और खुला परिसंचरण तंत्र जो है बेटा वो आपका एनलिडा में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ आर्थ्रोपोडा में ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा आपका आर्थ्रोपोडा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्राणियों के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। गोलक्रमी जो होते हैं एस्केलमेंथिस कूटगुह्य होते हैं। मोलस्का अगुह्य नहीं बेटा, मोलस्का प्रगुह्य होते हैं। कीट जो होते हैं, कीट भी बेटा कैसे होते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं, और ये भी सारे के सारे गुही होते हैं, प्रगुही होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। जबकि चपटे क्रमी प्रगुही होते हैं, चपटे क्रमी में बेटा बेटा कोई भी गुहा नहीं पाई जाती, तो आपका इसका सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं एक बार, स्पंज के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है। आंतरिक निषेचन सही बात है, होता है इनमें। बाह्य निषेचन नहीं होता, जम्यूल निर्माण होता है।
इसी से ये अलैंगिक जनन करते हैं और युग्मक बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो आपका इसका विकल्प हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं बेटा, 11वां प्रश्न। निम्न में से किसका शरीर सरंध्रित एवं द्विकोरिक होता है? सरंध्रित यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पॉरीफेरा की या स्पंज की, ठीक है। और द्विकोरिक होता है। ऑरेलिया ओबेलिया बेटा उदाहरण है आपके सिलेंट्रेटा के। इनमें बहुत ज़्यादा छिद्र नहीं पाए जाते हैं। एडगसिया और यूप्लेक्टिला नहीं होगा। ल्यूकोसेलिनिया और स्पॉन्जिला दोनों के दोनों ही स्पंज का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्पंज का। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी। और अगला है बेटा साइकॉन और हाइड्रा। हाइड्रा में तो नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पॉरीफेरा के सर्वाधिक सरल प्रकार के नाल तंत्र, जिसको हम जलनाल तंत्र भी बोलते हैं, उसको उसमें आपको जल प्रवाह बताना है। तो आपको पता है ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, स्पंज गुहा ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। स्पंज गुहा ऑस्टिया नहीं होगा, ऑस्कुलम तो बाहर जाएगा, ये गलत। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। निम्न में से कौन सी स्पंज की चारित्रिक विशेषता नहीं है? इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन मिलता है, बिल्कुल सही है। ऑस्टिया की उपस्थिति देखने को मिलती है। अंतः कोशिकीय पाचन देखने को मिलता है। लेकिन बेटा इनमें काइटिन द्वारा शरीर को सहारा प्रदान नहीं किया जाता, ये किया जाता है आपके आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों में, ठीक है। काइटिन का बना हुआ उनमें बाह्य कंकाल होता है, बताया था आप लोगों को मैंने। संघ मोलस्का को बाकी कशेरुकियों से किसकी उपस्थिति द्वारा विभेदित किया जा सकता है? तो संघ मोलस्का का आपको बेटा याद करो विशिष्ट लक्षण क्या थे? रेड्यूला था, उनमें प्रवार था, रेती जीवा जिसको हमने बोला था ना रेड्यूला को। प्रवार गुहा थी बेटा, जिसके अंदर अगर कोई भी मिट्टी वगैरह का कण जाता तो वहां पर क्या बनता था? उससे मोती बनाता था, ठीक है। तो द्विपार्श्व समिति और बाइकंकाल, प्रवार एवं क्लोम। क्लोम तो औरों के पास भी होते हैं। कवच एवं अखंडित शरीर, ठीक है, पर यह विशिष्ट नहीं है उसका। लेकिन प्रवार और अखंडित शरीर ये सही होगा आपका। उनमें प्रवार होती है जिसको हम मेंटल बोलते हैं, और उनका शरीर बेटा खंडों में विभाजित नहीं होता है। अगला प्रश्न हमने देखा था केचुआ पेरीप्लेनेटा। केचुआ हो गया आपका, पता ही है, एनलिडा संघ का सदस्य। पेरीप्लेनेटा हो गया आपका कॉकरोच, और ये है आपके आर्थ्रोपोडा का सदस्य। दोनों का रक्त लाल रंग का होता है, बिल्कुल गलत। केचुए का तो लाल होता है, लेकिन चीटियों का नहीं पता। एक्चुअली नहीं पता मतलब लाल नहीं होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। दोनों में गुदाशुक पाए जाते हैं, नहीं, सिर्फ कॉकरोच में पाए जाते हैं। मेलपीजियन नलिका केवल कॉकरोच में पाई जाती है, जबकि दोनों में शरीर विखंडित होता है, ये सही है बेटा। 15 का हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, 16वां। निम्न कथनों को पढ़िए तथा असत्य को चुनिए। तो आर्थ्रोपोडा में परिसंचरण खुले प्रकार का होता है, पहला गलत। एनलिडा में पैरापोडिया तैरने में मदद करते हैं, सही बात है। संघ मोलस्का द्वारा दूसरे सबसे बड़े, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है। एस्केलमेंथस एक लिंगाश्रयी होते हैं, ये भी सही है। तो आपका कौन सा गलत है? केवल और केवल ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अच्छा, यहाँ पर क्लिक कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कथन स्पंजों के लिए बिना अपवाद के सही है? ये मैंने आपको बताया था, इनमें पुनर्जनन की क्षमता बेटा बहुत ज़्यादा होती है, जो किसी और में नहीं पाई जाती है ना। कैलकेरियस कंटिकाएं सब में नहीं पाई जाती, किसी में सिलिका की पाई जाती है, किसी में तंतुओं की पाई जाती है, ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर्स की। इनमें पुनर्जनन की उच्च क्षमता होती है, केवल समुद्री जल में नहीं पाए जाते। स्पॉन्जिला याद करो, एक ऐसी प्रजाति है इसकी जो कि स्वच्छ जल में पाई जाती है। और ये अरीय सम्मिति दर्शाते हैं, नहीं, ये असम्मिति मुख्य रूप से दर्शाते हैं। इसके कुछ सदस्य अरीय सम्मिति दर्शाते हैं, तो आपका विकल्प हो जाएगा बी। 18वां बेटा प्रश्न देखते हैं एक बार। नीचे स्केलमेंथस के बारे में 3 कथन दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है।
तो पहला है, इनमें द्विपार्श्व समिति होती है एवं ये त्रिकोणिक होते हैं। ये बात तो सही है। एक लिंगाश्रयी होते हैं, ये भी सही है। ये सभी पादप या जंतु परजीवी होते हैं, नहीं बेटा, ये शायद मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, ये सारे के सारे परजीवी नहीं होते हैं। इनमें कुछ इनकी वैरायटीज या प्रजातियां या किस्में होती हैं जो कि परजीवी होती हैं पादप पे या फिर किसी जंतु पे। तो दोनों कथन सही है ना, तो आपका हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, 2 3 1 3 नहीं। अगला और आखिरी प्रश्न जो है बेटा आज का, वो ये कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। स्पंज में कोशिकीय स्तर का संगठन, निडेरिया में ऊतक स्तर का संगठन, प्लेटिहेल्मिन्थस में अंग स्तर का संगठन। इकलौता ऐसा ये संघ है जिसमें अंग स्तर का संगठन देखने को मिलता है, बताया था मैंने आपको। एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एवं रज्जुकी, इन सब में अंग तंत्र स्तर का संगठन, मतलब सारे के सारे सही हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा आज आपके लिए मैं 19 क्वेश्चन लेकर के आई थी। यहाँ पे आज आपकी क्लास खत्म होती है। अगली क्लास में यानी कल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कॉर्डेटा संघ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे कल से हम? संघ कॉर्डेटा के बारे में। तब तक बेटा आज की क्लास खत्म करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। और मैंने किताबें बता दी हैं, आप उनसे भी प्रश्नों का अभ्यास करिएगा, एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा। और बाय।